नंबर 7 हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें जो है जो कंफर्मेटरी होता है इसके लिए फॉर द डायग्नोसिस, और वो हमें क्या शो करेगा, 2-fold इंक्रीज इन द हीमोग्लोबिन A2 एंड स्लाइड एलिवेशन इन द हीमोग्लोबिन F 2 to 3%, यानी हीमोग्लोबिन F भी बढ़ा हुआ होगा, और 2-fold इंक्रीज हीमोग्लोबिन A2 का। तो इसका हमने ट्रीटमेंट क्या करना है कि पेशेंट्स जो हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर के, इनको कोई भी ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता, लेकिन इनको जो है वो एक्सप्लेन करना होगा उन जेनेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिसऑर्डर। ठीक है, उनके जो मसला है जेनेटिक, वो हमें उनको बताना होगा, स्पेशली जो चाइल्ड बियरिंग एज के होते हैं उन पेशेंट्स को। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा क्योंकि अगर 2 सब्जेक्ट्स बीटा थैलेसीमिया ट्रेट वाले मैरी करेंगे तो 25% चांस होता है कि डेवलपिंग थैलेसीमिया मेजर हो जाए उनके बच्चों को। ठीक है, मेजर वाली हो जाएगी, जो कि बहुत ही सीवियर कंजेनाइटल हीमोलाइटिक एनीमिया है, अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो ट्रेट वाले मैरी करें। तो इसलिए हमें इनको बताना होता है, काउंसिल करना होता है। पेशेंट विद बीटा थैलेसीमिया माइनर हैव नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन दोज हु आर ट्रीटेड अंडर द मिस्टेकन डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मे डेवलप सिडरोसिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, हम कहेंगे क्योंकि इसकी पिक्चर बिल्कुल उसी तरह है जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की होती है, माइक्रोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिया, तो उसका ट्रीटमेंट बार बार आयरन दे दे के हम गलत ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, जबकि इनको अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट होगा, तो उसकी वजह से आयरन ओवरलोड की वजह से इनको सिडरोसिस भी हो सकती है। तो ये इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है, कार्डियक सिडरोसिस वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट प्रिवेंशन है थैलेसीमिया की। फाइनली सिंस थैलेसीमिया जो है वो इनहेरिटेबल डिजीज़ है, तो इसकी प्रिवेंशन पॉसिबल है अगर हम एंटीनेटल डायग्नोसिस करें। तो ये जो है हम क्रोनिक विलस बायोप्सी के ज़रिए, या फिर सेल्स जो हम ऑब्टेन करते हैं एमनियोसेंटेसिस के ज़रिए, और फीटल डीएनए को स्टडी करते हैं पीसीआर एम्प्लीफिकेशन में टेक्निक के थ्रू। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन टेक्निक के थ्रू हम फीटल डीएनए को स्टडी करते हैं। क्या चेक करेंगे इसमें, जेनेटिक म्यूटेशंस की प्रेजेंस ऑफ द थैलेसीमिया, तो ये करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा एंटीनेटल डायग्नोसिस में। लास्ट ये टेबल भी देख लें। तो बीटा थैलेसीमिया मेजर हमने कहा कि कर लिया, उसके बाद बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट में 5 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर होगी, इंटरमीडिएट लेवल की हीमोग्लोबिन होगी। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस वेरिएबल होगा, जीनोटाइप मल्टीपल मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, और क्लिनिकल सिंड्रोम इसमें सीवियर एनीमिया होगी, लेकिन रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हमने बात की कि इसमें ज़रूरी नहीं होता इंटरमीडिएट में। माइनर वाला जो ट्रेट होता है ये हमने पढ़ा एसिम्प्टोमेटिक होता है, और इसमें जो हीमोग्लोबिन तकरीबन सही होती है, माइल्ड एनीमिया होती है 10 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर। जीनोटाइप वही इसका हेट्रोजाइगस है, एक एब्सेंस है, दूसरा बीटा थैलेसीमिया। तो इसमें क्या हमें मिलेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि फीटल हीमोग्लोबिन 1 to 5% मिलेगी, और हीमोग्लोबिन A2 हमें मिलेगा 4 to 9%। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ए प्लास्टिक अनीमिया एंड अदर प्राइमरी बोन मैरो डिसऑर्डर्स। बोन मैरो फेलियर जो टर्म है ना, ये यूज़ करते हैं फॉर प्राइमरी डिसऑर्डर्स बोन मैरो के, जो कि रिजल्ट करते हैं इम्पेयर्ड फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिक प्रिकर्सर्स की, उनकी इम्पेयर्ड फॉर्मेशन हो रही है और कॉन्सिक्वेंट अनीमिया हो रही है। तो इनके लिए हम बोन मैरो फेलियर वर्ड यूज़ करते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, ए प्लास्टिक अनीमिया मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। नंबर 2 अदर प्राइमरी बोन मैरो डिसऑर्डर्स जैसे कि माइलोथिसिक एनीमिया, प्योर रेड सेल एप्लेजिया एंड माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स। तो ये डिसऑर्डर्स एग्जांपल्स हैं हाइपोप्रोलिफरेटिव अनीमियाज़ की। ठीक है, इनमें जो है, इनमें क्या होता है कि अनीमिया जो है ना वो फाइंडिंग नहीं होती, ओनली फाइंडिंग जो है वो अनीमिया नहीं है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम जो है वो पैनसाइटोपिनिया है। दैट इज़ के अनीमिया भी हो सकता है, ल्यूकोपीनिया भी हो सकता है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वाइल जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है वो हम चैप्टर 14 में देखेंगे, बाकी कंडीशंस जो है अभी हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला ए प्लास्टिक एनीमिया देखें तो ये डिफाइन हुआ है पैनसाइटोपिनिया, दैट इज़ के इसमें सिमल्टेनियस प्रेजेंस होगी, अनीमिया भी होगा, ल्यूकोपीनिया भी मिलेगा, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इनको हम साथ में मिला के पैनसाइटोपिनिया कहते हैं। तो ये रिजल्ट करता है फ्रॉम एप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो के एप्लेजिया की वजह से। अंडरलाइंग जो डिफेक्ट होता है ऑल केसेस में, वो क्या होता है कि सफिशिएंट रिडक्शन आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, हेमेटोपोएटिक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की कमी आ जाती है, हो जाती है। ठीक है, तो जिसके नतीजे में बहुत ही कम या फिर टोटल एब्सेंस हो जाएगी डिवीजन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स की। जो सेल्स बनते हैं ना बोन मैरो में, जितने भी आरबीसी, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स,
ठीक है, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, इन सब की जो है वो एब्सेंस हो सकती है कम्प्लीटली, ना तो इनकी डिवीजन होगी ना डिफ्रेंशिएशन, या फिर ये बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाएंगे या कम हो जाएगी इनकी सिंथेसिस। अब इसका एटियोलॉजी और क्लासिफिकेशन देखें तो बेस्ड ऑन द एटियोलॉजी एप्लास्टिक एनीमिया भी जो है वो दो तरह की होती है। क्लासीफाई किया है हमने इसको प्राइमरी और सेकेंडरी में। वेरियस कॉजेज़ जो गिव राइज देते हैं दोनों तरह की एप्लास्टिक एनीमिया को, वो 12.13 टेबल में समराइज्ड हैं और हम आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है प्राइमरी एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, इसमें आ जाती हैं फैनकोनीज एनीमिया। नंबर 2 इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड जो एक्वायर्ड एनीमिया, ठीक है। तो प्राइमरी एप्लास्टिक एनीमिया में जो ये दो एंटिटीज़ हैं, कंजेनाइटल फॉर्म है फैनकोनीज एनीमिया और इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड एक्वायर्ड फॉर्म है। फैनकोनी एनीमिया जो है ना वो क्या है, वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है, ठीक है, और ये एसोसिएटेड होती है विद अदर कंजेनाइटल एनॉमलीज, जैसे इन बच्चों को स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, रीनल कोई मसला हो सकता है, एंड मेंटल रिटार्डेशन भी कभी हो सकती है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस वाला पैटर्न रखती है फैनकोनी एनीमिया। नंबर 2 है इम्यून कॉजेज़, ठीक है। तो मैनी केसेस में सप्रेशन ऑफ द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बाय इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म जो है वो जाके एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करवा देता है। तो ऑब्जर्वेशन जो है इन सपोर्ट ऑफ द ऑटो इम्यून मैकेनिज्म आर क्लिनिकल रिस्पॉन्स टू द इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी एंड इन विट्रो मैरो कल्चर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या तो हमने कोई ऐसी ड्रग दे दी है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी की है, वो जाके जो है एप्लेजिया करवा रहा है बोन मेरो का और एप्लास्टिक एनीमिया हो रही है, ठीक है। तो ये हो गई दो प्राइमरी एप्लास्टिक एनीमिया। अब दूसरी टाइप है सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया, उसकी 4 टाइप्स हैं फर्दर। जो सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया है वो हो सकती है किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से, सेकेंडरी टू अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, कोई फिजिकल, केमिकल, हाइड्रोजेनिक और इन्फेक्शियस कॉज भी हो सकता है। उसके सेकेंडरीली जो एनीमिया हो वो एप्लास्टिक एनीमिया जो होगी तो उसको हम कह देंगे सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया। ड्रग्स की बात करें नंबर 1, तो अ नंबर ऑफ ड्रग्स जो है वो साइटोटॉक्सिक होती हैं हमारे बोन मैरो के लिए और वो एप्लास्टिक एनीमिया करवाती हैं। एसोसिएशन ड्रग्स की विद द एप्लास्टिक एनीमिया या तो प्रिडिक्टिवली डोज रिलेटेड हो सकता है या फिर वो आइडियोसिंक्रेटिक कोई रिएक्शन भी हो सकता है। डोज रिलेटेड एप्लेजिया देखें सबसे पहले बोन मैरो का, वो होता है एंटी मेटाबोलाइट्स की वजह से, जैसे कि मीथोट्रिक्सेट। इसके अलावा माइटोटिक इनहिबिटर्स की वजह से भी हो सकता है, डोनोरुबिसिन जो हमने फार्मा में पढ़ा। एल्कालेटिंग एजेंट्स भी करवाते हैं जैसे कि ब्यूसल्फेन, नाइट्रोस यूरिया एंड एंथ्रासाइक्लिन्स भी करवाते हैं। तो इस तरह के केसेस में विथड्रॉल जब हम करेंगे ड्रग का तो मैरो के एलिमेंट्स की यूजुअली रिकवरी हो जाती है। दूसरा, अगर ड्रग्स में हम देखें आइडियोसिंक्रेटिक एप्लेजिया क्यों हो रहा है, आइडियोसिंक्रेटिक एप्लेजिया ना डिप्रेशन हो जाता है बोन मैरो का ड्यू टू क्वालिटेटिवली एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ ड्रग व्हेन फर्स्ट एडमिनिस्टर्ड। जब पहली बार हमने उसको ड्रग दी है किसी भी पेशेंट को तो उसमें जो है वो क्वालिटेटिवली एबनॉर्मल कोई रिएक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से एप्लेजिया हुआ है, ठीक है। मोस्ट सीरियस और मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है ना आइडियोसिंक्रेटिक एप्लेजिया की, वो है एसोसिएटेड विद क्लोरामफेनिकोल, ये वाली ड्रग जो है क्लोरामफेनिकोल। बाकी जो ड्रग्स हैं उनमें सल्फा ड्रग्स भी करवाती हैं, ऑक्सीफेनब्यूटाजोन, फिनाइलब्यूटाजोन, क्लोरप्रोमाजीन, गोल्ड साल्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये हाइड्रोसिंक्रेटिक एप्लेजिया की एग्जांपल्स हैं, इन ड्रग्स से होता है। ये सारा इसमें टेबल में भी समराइज है, इसमें भी साथ साथ आप देखें। नंबर 2 सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया का कॉज है टॉक्सिक केमिकल्स। अब इनकी एग्जांपल्स कोई इंडस्ट्रियल टॉक्सिन हो सकता है, डोमेस्टिक एक्सीडेंटल हो सकता है, एक्सीडेंटल यूज़ बेंजीन का, बेंजीन डेरिवेटिव्स का या इंसेक्टिसाइड्स का या आर्सेनिकल्स का। नंबर 3 कॉज क्या है सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया का, इन्फेक्शन। अब वायरल इन्फेक्शंस भी करवा सकते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस, एप्स्टन बार वायरस इन्फेक्शन, एड्स एंड अदर वायरल इलनेस, ये सारी जो है इन्फेक्शन जो है ना ये भी एप्लास्टिक एनीमिया करवाते हैं। मिसकेलेनियस में लास्टली हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया जो है वो रिपोर्ट हुई है इन एसोसिएशन विद सर्टेन अदर इलनेस, जैसे कि SLE की वजह से भी हो सकता है एंड अदर थेरेप्यूटिक एक्सरेज की वजह से भी एप्लेजिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। ऑनसेट एप्लास्टिक एनीमिया का जो है ना वो किसी भी एज में हो सकता है और वो यूजुअली इंसीरियस होता है।
यानी ग्रेजुअली होगा और लेकिन उसके बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है ना वो हमें फॉलोइंग मिलेंगी। नंबर 1, अनीमिया और उसके सिम्टम्स जैसे कि माइल्ड प्रोग्रेसिव होगी अनीमिया और वीकनेस होगी उसमें और फटीग मिलेगी। नंबर 2, हमें क्लिनिकली हेमरेज जो है पेशेंट को होगा वेरियस साइट्स से। क्यों हो रहा है? ड्यू टू द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि उसके प्लेटलेट्स वगैरह भी जाहिर सी बात है एप्लेजिया हुआ है तो वो भी कम हुए होंगे, तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। जैसे कि उसको स्किन से नोज, गम्स, वेजाइना, बॉवल यहाँ से ब्लीडिंग होगी, हेमरेज होगा। एंड ओकेजनली सीएनएस में और रेटाइना में भी हेमरेज हो सकता है। तो ये भी एप्लास्टिक एनीमिया में फाइंडिंग है। नंबर 3, इन्फेक्शन होगा इस पेशेंट को, माउथ का, थ्रोट का, ये कॉमन प्रेजेंट होंगे क्योंकि उनके ये भी वाइट ब्लड सेल वगैरह कम हुए हैं। लिम्फ नोड्स, लिवर और स्प्लीन उनके जनरली इनलार्ज नहीं होंगे। लैब फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा कि क्यों इनलार्ज नहीं होंगे? क्योंकि वो सेल्स वगैरह जो है वो कम हो गए, मैक्रोफेजेस वगैरह। तो अगर कोई इन्फेक्शन भी होता है तो वो प्रोलिफरेट करके उसको नहीं ख़त्म कर पाते। लैब फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा? डायग्नोसिस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया इज मेड बाय अ थॉरो लेबोरेटरी एवोल्यूशन एंड एक्सक्लूडिंग अदर कॉजेज ऑफ पैनसाइटोपिनिया। बाकी सारे कॉजेज़ को जब हम एक्सक्लूड कर लेंगे पैनसाइटोपिनिया के, तो फिर हमने लैब इवेल्यूएशन करनी है। इस टेबल में भी डिफरेंट कॉजेज़ हैं पैनसाइटोपिनिया के। पैनसाइटोपिनिया जो है वो एक तो कॉज यही मेन है, एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से होता है। दूसरा पैनसाइटोपिनिया क्यों हो रहा है? पैनसाइटोपिनिया यानी एनीमिया भी हो रही है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो रही है, ल्यूकोपिनिया भी हो रही है। क्यों हो रही है? पैनसाइटोपिनिया विथ नॉर्मल या इंक्रीज्ड मैरो सेलुलैरिटी, या तो बढ़ गई है या नॉर्मल है, जैसे कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में ऐसा होता है, हाइपरस्प्लिनिज्म में भी, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में भी मैरो की सेलुलैरिटी वगैरह बढ़ जाती है, तो ये सारे सेल्स कम हो जाएंगे। नंबर 3, पैरोसिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया में भी पैनसाइटोपिनिया मिलेगा हमें। नंबर 4, बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशंस हो जाएं, जैसे कि कोई भी हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी हो जाए, ल्यूकीमिया हो जाए, लिम्फोमा या माइलोमा। नॉन हेमाटोलॉजिकल मेटास्टेटिक मैलिग्नेंसीज भी हो सकती हैं, कोई स्टोरेज डिजीज़ की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस या माइलोफाइब्रोसिस की वजह से भी बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं, तो उनकी वजह से जो है वो पैनसाइटोपिनिया हो सकती है। तो ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं। यहाँ लैब फाइंडिंग्स में जो है फॉलोइंग हेमाटोलॉजिकल फीचर्स हमें मिलेंगे। अनीमिया में जो हीमोग्लोबिन मॉडरेटली हमें कम मिलेगा। ब्लड पिक्चर में नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगी, लेकिन समटाइम मैक्रोसाइटोसिस भी हो सकती है। रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो कम हो जाएगा या फिर ज़ीरो हो जाएगा। वैसे बाकी एनीमियाज में रेटिकुलोसाइटोसिस हो रही थी, वो बढ़ रहे थे, यहाँ पे कम होगा या ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक एनीमिया है, सारे सेल्स कम हो रहे हैं। नंबर 2, हमें अनीमिया के अलावा ल्यूकोपिनिया मिलेगा कि जो ग्रेन्युलोसाइट काउंट है वो पार्टिकुलरली लो होगा, 1500 माइक्रोलीटर से भी कम, विथ रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस। ठीक है, न्यूट्रोफिल, यूजिनोफिल, बेसोफिल वगैरह जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये कम होंगे, लेकिन जो रिलेटिव जो लिम्फोसाइटोसिस है, लिम्फोसाइट्स बड़े हुए होंगे, टी सेल, बी सेल्स वगैरह ज़्यादा होंगे। न्यूट्रोफिल्स मॉर्फोलॉजिकली तो नॉर्मल होंगे, लेकिन एल्कलाइन फॉस्फेटेज स्कोर जो है उनका ज़्यादा होगा, बढ़ा हुआ होगा। नंबर 3, हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगी, यानी प्लेटलेट्स हमेशा कम मिलेंगे। बोन मैरो एग्जामिनेशन में जब हम ड्राई टैप करेंगे बोन मैरो एस्पायरेट, तो उसमें हमें जो है ड्राई टैप मिलेगा, ठीक है, बोन मैरो एस्पायरेट में। ट्रैफिन बायोप्सी जनरली एसेंशियल होती है फॉर मेकिंग द डायग्नोसिस, जो रिवील करेगी पैची सेलुलर एरियाज फॉर हाइपोसेलुलर और एप्लास्टिक मैरो ड्यू टू द रिप्लेसमेंट बाय फैट। पैची सेलुलर एरियाज हमें क्यों मिलेंगे ट्राइफिन बायोप्सी में? क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो जो हाइपोसेलुलर एरियाज हैं, जहाँ पे सेलुलरिटी क्योंकि कम हो गई है, एप्लेजिया हो गया है, वहाँ पे वो रिप्लेसमेंट हो गई है फैट के साथ, तभी हमें पैचेस नजर आएंगे। तो देर इज़ यूजली सिवियर डिप्रेशन ऑफ माइलॉइड सेल्स, मेगा कैरियोसाइट्स भी कम हो गए, एरिथ्रोइड सेल्स भी। तो जो मैरो है वो चीफली सिर्फ कंसिस्ट करेगा लिम्फोसाइट्स का, यानी बी सेल्स और टी सेल्स जो हमारे हैं, और प्लाज्मा सेल्स का। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जिनके CD3-4 मार्कर्स जिनके साथ लगे हुए होते हैं, वो भी बहुत ही कम हो जाएंगे या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। फिगर 12.35 में इसमें ये शोन है बोन मैरो ट्राइफिन बायोप्सी। एप्लास्टिक एनीमिया में हमने कॉन्ट्रास्ट की है अगेंस्ट से नॉर्मल सेलुलर मैरो। नॉर्मल जो मैरो बायोप्सी है वो शो कर रही है 50% फैटी स्पेसेस होती हैं, और 50% ही उसमें हेमेटोपोइटिक मैरो होता है, जिसमें हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है माइलॉइड, एरिथ्रोइड और लिम्फोइड सेल्स का। ठीक है, जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है।
जबकि इस बी फिगर में देखें, इसमें ए प्लास्टिक एनीमिया है, तो बायोप्सी में हमें सप्रेशन मिल रही है माइलॉइड एरिथ्रॉइड सेल्स की और रिप्लेसमेंट हो गई है हेमेटोपोइटिक एलिमेंट्स की फैट के साथ, यानी इसमें फैट ज़्यादा हो गया वो हाइपोप्रोलिफरेशन की वजह से। तो यानी यहाँ पे स्कैंटी फोकाई मिलेंगे हमें सेलुलर कंपोनेंट्स के और चीफली लिम्फोइड सेल्स के। ज़्यादातर हमें लिम्फोइड बी और टी सेल्स होते हैं वो बस मिलेंगे, उससे और प्लाज्मा सेल्स से रिप्लेस हो गया है। उसके बाद ट्रीटमेंट है, तो पेशेंट्स जो है माइल्ड एप्लेजिया के जो है वो शो करते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जबकि मैनेजमेंट सिवियर जो ए प्लास्टिक एनीमिया अगर किसी को हो गई है तो उसकी मैनेजमेंट मोस्ट चैलेंजिंग टास्क होता है। इन जनरल जो यंग पेशेंट होते हैं वो बेटर रिस्पॉन्स शो करते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट से। ब्रॉड आउटलाइन जो है ट्रीटमेंट की हम देखें तो सबसे पहला होता है जनरल मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है, नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन हमने करनी है और एलिमिनेट करना है जो कॉज है एप्लेजिया का उसको। नंबर 2 सपोर्टिव केयर कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेटिलेट कंसनट्रेट्स देंगे। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन हमने करनी है, ये सपोर्टिव केयर हो गया, ये हो गई जनरल मैनेजमेंट। नंबर बी है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, हमें क्या देना है। जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो अटेम्प्ट हुआ है विथ वेरिंग सक्सेस और उसमें फॉलोइंग है। नंबर 1 मैरो स्टिमुलेटिंग एजेंट्स हमने देने हैं, जैसे कि हम एंड्रोजेंस देंगे जो कि सिर्फ ओरली दे सकते हैं। नंबर 2 इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी with agents such as anti-thymocyte globulin, anti-lymphocyte serum। तो इसके ये जो एजेंट है ना, ये ट्राई किए गए हैं 40 to 50% सक्सेस रेट के साथ, ये इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। वेरी हाई डोज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का अगर हम दें या साइक्लोस्पोरिन का, तो ये भी सिमिलर रिस्पॉन्स शो करेगा। लेकिन स्प्लीनेक्टोमी जो है उसका कोई भी रोल नहीं है इन द मैनेजमेंट ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया। नंबर 3 ट्रीटमेंट में, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में आता है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। ये कंसीडर किया गया है सीवियर केसेस में अंडर द एज ऑफ 40, जब HLA और मिक्सचर कल्चर मैच्ड डोनर अवेलेबल हो तो हम ये ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। अदर इंडिकेशन फॉर द बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कौन सी है, अक्यूट ल्यूकीमियास में भी करते हैं AML फर्स्ट रेमिशन उसमें, और अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में इन द सेकेंड रेमिशन, थैलेसीमिया मेजर में भी, एंड कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ में। कॉम्प्लिकेशंस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जैसे कि सीवियर इन्फेक्शन हो जाना, ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाए या ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ हो जाए GVHD, तो ये डिफरेंट चैप्टर 4 में डिटेल में है, लेकिन ये भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया सीरियस डिसऑर्डर है और इसमें डेथ हो जाती है 6 to 12 मंथ में 50 to 80% ऑफ केसेस में। डेथ यूजुअली जो है वो क्यों होती है, ब्लीडिंग की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से। यही दो मेन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डेथ होती है ए प्लास्टिक एनीमिया में। नेक्स्ट टॉपिक है माइलोथिसिक एनीमिया। डेवलपमेंट सीवियर एनीमिया की हो सकती है फ्रॉम द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द मैरो, जिसको हम कहते हैं माइलोथिसिक एनीमिया। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन हो जाए मैरो की। कॉज क्या है इनफिल्ट्रेशन के, फॉलोइंग कॉजेज हैं 12.14 में। ये हमने डिफरेंट कॉजेज देखे मैरो की इनफिल्ट्रेशन के। तो हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज होती हैं, जैसे ल्यूकीमिया हो गया, लिम्फोमा, माइलोमा, तो इन्फिल्ट्रेशन होती है इनमें। नंबर 2 मेटास्टेटिक डिपॉजिट हो जाते हैं जब नॉन हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी में, जैसे कैंसर ब्रेस्ट का, स्टमक या प्रोस्टेट का, लंग या थायराइड का, तो उनकी वजह से भी मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स हो जाते हैं। एडवांस TB की वजह से भी होती है इन्फिल्ट्रेशन। प्राइमरी लिपिड स्टोरेज डिजीज़ जैसे गॉशर डिजीज़, निमेनपिक्स डिजीज़ में, ऑस्टियोपिट्रोसिस एंड माइलोफिब्रोसिस भी रेयरली माइलोथिसिस करवाती हैं। टाइप ऑफ अनीमिया जो होगी ना माइलोथिसिस में, वो जनरली हमें कौन सी मिलेगी, हमेशा याद रखना है, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक विथ सम फ्रेगमेंटेड रेड सेल्स, बेजोफिलिक स्टिपलिंग, थोड़े से फ्रेगमेंटेड होंगे, बेजोफिलिक स्टिपलिंग भी होगी, नॉर्मोब्लास्ट होंगे पेरिफेरल ब्लड फिल्म में। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यूजुअली होगी, लेकिन जो ल्यूकोसाइट का काउंट है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स वगैरह, ये जो भी हैं ल्यूकोसाइट्स हमारे, उनका काउंट हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, ज़्यादा हो जाएंगे विथ स्लाइट शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द माइलोइड सेल्स। दैट इज़ के पिक्चर मिलेगी हमें ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन की, कंसिस्टिंग ऑफ इमेच्योर माइलोइड सेल्स एंड नॉर्मोब्लास्ट इज सीन इन द पेरिफेरल ब्लड।
ठीक है, माइलॉइड सेल्स की तरफ उसकी शिफ्ट हो जाएगी, यानी ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिका में रिएक्शन मिलेगा, माइलॉइड सेल्स ज़्यादा मिलेंगे, इमेच्योर वाले माइलॉइड सेल्स। ट्रीटमेंट हमने इसका ये करना है कि हमने रिवर्स करना है अंडरलाइंग पैथोलॉजिक प्रोसेस को। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का प्योर रेड सेल एप्लेजिया, PRCA। ये एक रेयर सिंड्रोम है जिसमें सिलेक्टिव फेलियर हो जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रॉइड एलिमेंट्स इन द बोन मैरो। ठीक है, जो एरिथ्रॉइड एलिमेंट्स है ना वो बन ही नहीं रहे, फेलियर हो गया है उनका प्रोडक्शन का। ठीक है, बोन मैरो विथ नॉर्मल ग्रेन्युलोपोएसिस एंड मेगा कैरियोसाइटोपोएसिस, यानी बाकी एरिथ्रॉइड एलिमेंट्स तो उनका फेलियर हो गया उनके प्रोडक्शन का, लेकिन जो ग्रेन्युलोसाइट्स वगैरह होते हैं हमारे बेजोफिल्स, यूजिनोफिल वगैरह, मैक्रोफेजेस, वो बिल्कुल सही बन रहे हैं, उनकी नॉर्मल ग्रेन्युलोपोएसिस हो रही है। और प्लेटिलेट्स जो मेगा कैरियोसाइट्स है, मेगा कैरियोसाइटोपोएसिस भी सही है, नॉर्मल है। ये दोनों चीज़ें नॉर्मल होंगी, बाकी फेलियर हो गया है। तो पेशेंट्स जो है इस प्योर रेड सेल एप्लेजिया के, इनको नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होगी और इनके नॉर्मल ग्रेन्युलोसाइट और प्लेटिलेट काउंट भी नॉर्मल होंगे। रेटिकुलोसाइट्स इनके मार्कली कम होंगे या बिल्कुल ही एब्सेंट होंगे रेटिकुलोसाइट्स। प्योर रेड सेल एप्लेजिया जो है वो फॉलोइंग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक है ट्रांजिएंट सेल्फ लिमिटेड प्योर रेड सेल एप्लेजिया। ये क्यों होता है? टेम्परेरी बोन मेरो फेलियर हो जाए एप्लास्टिक क्राइसिस में, हीमोलाइटिक एनीमियाज में ऐसा होता है। एंड इन अक्यूट B19 जो पार्वो वायरस का इन्फेक्शन होता है उसमें भी ये टेम्परेरी बोन मेरो का फेलियर हो जाता है। इसके अलावा ट्रांजिएंट एरिथ्रोब्लास्टोपीनिया नॉर्मल बच्चों में होती है, तो उसमें भी ऐसा होता है। तो इसको हमने नाम दे दिया ट्रांजिएंट सेल्फ लिमिटेड प्योर रेड सेल एप्लेजिया। दूसरा है एक्वायर्ड प्योर रेड सेल एप्लेजिया। ये मिडिल एज के एडल्ट्स में देखा गया है इन एसोसिएशन विद अदर डिजीज़ जब उनको हो। मोस्ट कॉमनली कौन सी इनको डिजीज़ होती है? थाइमोमा होता है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू की डिसीजेज SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज होती हैं, लिम्फोमा, T सेल, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया एंड सॉलिड ट्यूमर्स। नंबर 3 ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? क्रोनिक B19 पार्वो वायरस इन्फेक्शन। प्योर रेड सेल एप्लेजिया जो है ना वो हो सकता है फ्रॉम क्रोनिक, जब B19 पार्वो वायरस का इन्फेक्शन होता है बच्चों को, और ये कॉमन होता है और ये ट्रीटेबल भी है। B19 का जो पार्वो वायरस है ये प्रोड्यूस करता है साइटोपैथिक इफेक्ट्स ऑन द हमारे मैरो के एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर सेल्स पे, साइटोपैथिक इफेक्ट है। और कैरेक्टरिस्टिकली ये जायंट प्रोनॉर्मोब्लास्ट इसमें देखे गए हैं। लास्टली ये कंजेनाइटल प्योर रेड सेल एप्लेजिया फॉर्म जो है इसको हम कहते हैं ब्लैक फैन डायमंड सिंड्रोम। ब्लैक फैन डायमंड सिंड्रोम ये रेयर क्रोनिक डिसऑर्डर है और ये बर्थ के टाइम पे डिटेक्ट होता है या फिर अर्ली चाइल्डहुड में। ये होता है जब म्यूटेशन आ जाती है राइबोसोमल RNA प्रोसेसिंग जीन में, राइबोसोमल RNA, ठीक है, उसको हम कहते हैं RPS19। इस जीन में जब म्यूटेशन आ जाए तो डिसऑर्डर जो है वो करेक्ट होता है जब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दें और इसके अलावा मैरो की ट्रांसप्लांटेशन करें। तो ये डिफरेंट डिफरेंट 4 टाइप्स हैं इस प्योर रेड सेल एप्लेजिया की। सारी याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो से हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे।